Good morning, alternate myself यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज का यह वीडियो बीएड फर्स्ट वारों के लिए विशेष उपयोगी है और बीएड फर्स्ट वारों के प्रशिक्षुओं जिनका सेशन होगा 2020-22। सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग और कोड होगा C3 का। ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो टॉपिक का नाम है अधिगम वक्र। पिछले जो रिवीजन के वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषा और उनके प्रकारों का विस्तार के साथ अध्ययन किया है, अवगत हुए हैं, समझे हैं। आज हम सब अधिगम वक्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा नाम से विदित होता है कि अधिगम सीखना वक्र रेखा, एक ऐसी रेखा जिसके माध्यम से हम सीखने की मात्रा का पता लगाते हैं, सीखने की मात्रा को जानते हैं, उसके अवगत होते हैं। कभी कभार अगर हम अपने व्यवहार को एक गंभीरता के साथ अवलोकन करें तो पाते हैं कि जो हमारे सीखने की गति है उनमें स्टार्टिंग में, प्रारंभ में थोड़ी तीव्रता बढ़ती है, रुचि के साथ, ध्यान के साथ और बेहतर प्रयास के साथ। लेकिन जब हम कुछ समय के बाद सीखने के तत्पश्चात एक ऐसी स्थिति होती है जो बिल्कुल अरुचि हो जाती है, इच्छाएं हट जाती हैं, हम प्रयासरत नहीं होते हैं, उतना जागरूक नहीं होते हैं और उसके प्रति झुकाव या आकर्षण कम हो जाता है, तो स्वाभाविक है सीखने की प्रगति की मात्रा में भी मंदी आ जाती है, कमी होती है। कभी कभार तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि सीखने की मात्रा कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, रुक भी जाती है। तो इस प्रकार से रुकी हुई अवस्था को हम सीखने में आए हुए प्लेटो या पठार का नाम देते हैं, जिसको पठार कहते हैं। तत्पश्चात फिर हमारे सीखने की गति में फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है और फिर वो बढ़ोतरी के साथ साथ में हमारे ज्ञानार्जन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। एतदर्थ कहा जा सकता है जो सीखने की मात्रा का हम अवलोकन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ऐसी रेखा जो यह व्यक्त करती है, अर्थात शिक्षण वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा या अभ्यास या प्रयास के बीच जो खास संबंध को बताता है, प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। सीखने की प्रगति या अप्रगति, ये अवनत कहते हैं, को प्रदर्शित करने वाली रेखा को अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम या अधिगम वक्र को देख करके कहा जा सकता है कि किन किन प्रयासों या परिस्थितियों में सीखने की मात्रा में वृद्धि या कमी आई है। शिक्षण या अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, ये बतलाता है। कुछ जो मनोविद हैं, जैसे गेट्स हुआ, अन्य ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए अधिगम के इस वक्र को प्रभावित करने का प्रयास किया है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना, या जो जिसके द्वारा हम ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अधिगम वक्र गेट्स वर्णन के अनुसार। और इसके बाद जो हम अधिगम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, तो मनोवैज्ञानिकों ने
अध्ययन स्पष्ट करते हुए शिक्षण वक्र के प्रकार को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभक्त किया है, जिसमें से पहला है समान निष्पादन वक्र, जिसको हम ये प्रस्तुत चित्र द्वारा भी एक प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा है वर्धमान शिक्षण वक्र और थर्ड है ह्रासमान या ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक त्वरण वक्र और चौथा है यश आकार के वक्र। इस प्रकार से चारों प्रकार के अधिगम वक्र को इस निश्चित प्रदर्शित चित्र द्वारा दिखाया गया है। तो इनका हम विस्तार के साथ अवलोकन करना चाहेंगे। पहला है समान निष्पादन वक्र, जिसमें है कर्व ऑफ इक्वल जो रिटर्न्स। इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इस वक्र का आकार सैप एक सीधी रेखा के समान होता है, जैसा जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है दिखाई दे रहा है। इस तरह के वक्र से यह मालूम होता है कि यह पता चलता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की जो मात्रा है या निष्पादन है वो समान है, अर्थात उत्तरोत्तर वो बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से जो शिक्षण की वक्र की या सीखने की रेखा की जो विशेषता है वह यह प्रदर्शित कर रही है कि जिसमें लैकमैन महोदय ने 1961 में अपने एक प्रयोग के द्वारा यह पाया है कि 4 दिनों तक चूहों द्वारा विभेदीय सीखना के प्रयोग में सही अनुक्रिया का प्रतिशत प्रतिदिन करीब करीब समान रही है, अर्थात 10% ही थी। तो इस प्रकार से जो लैकमैन ने 1961 में अपने सीखने के इस प्रयोग में जो एक संरचना या स्वरूप को पाया है, उसको हम समान निष्पादन वक्र की श्रेणी में इन्होंने प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु पर रखा है। दूसरा है वर्धमान शिक्षण वक्र। देखें जैसा कि इस ग्राफ में भी प्रदर्शित किया गया है कि नीचे जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में जो शिक्षण का प्रतिशत ये प्रदर्शित किया गया है और जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज रेखाएं हैं, इस पर प्रयास ट्रायल अभ्यास कोशिश को दर्शाया गया है। इस वक्र को धनात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है। इस तरह का वक्र तब तक बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी रहती है और फिर बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता हुआ प्रदर्शित होता है, जैसा कि निम्न चित्र द्वारा परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित किया गया है। इस तरह का शिक्षण वक्र वैसी परिस्थिति में बनता है जब विद्यार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए, कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। स्वभावतः पाठ कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने की जो गति होती है वह मंद होती है और फिर जैसे जैसे अभ्यास करता है
अभ्यास के द्वारा उसकी गति में निरंतर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वर्धमान शिक्षण वक्र की संरचना का निरूपण होता है। थर्ड आता है ह्रासमान निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र। जैसा यह चित्र देख करके यह ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि अभ्यास जो क्षैतिज रेखा है प्रदर्शित किया गया है और शिक्षण प्रतिशत जो वर्टिकल लंबवत रेखा पर दिखाया गया है, जो एक एरो के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से सीखने के क्षेत्र में जितने भी प्रयोग किए गए हैं, अनेक आंकड़ों के आधार पर बनने वाले वक्र में यह सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, परंतु बाद के प्रयासों में इसकी गति में निरंतर मंदी आती है, शिथिलता आती है, क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम या अधिकतम शिखर के करीब आ जाता है। अगर एक सीमा के बाद भी अभ्यास किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक प्रयास के बाद निष्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है और कभी कभी थकान, अनिच्छा, अरुचि आदि कारणों से निष्पादन में जो कमी आती है, ऐसा होना स्वाभाविक भी है। तो इस प्रकार से जो निर्मित संरचना एक ग्राफ का स्वरूप सुनिश्चित है, उसे हम ऋणात्मक त्वरण वक्र कहेंगे। और चौथा और लास्ट होगा यस आकार ये वक्र। जैसा प्रस्तुत चित्र में है, नीचे क्षैतिज रेखा में प्रयास और ऊपर जो एरो से दिखाया गया है, जो वर्टिकल या लंबवत रेखा है, इसमें शिक्षण का प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार जो शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। जैसा ये एस आकार का जो ये वक्र दिखाई या प्रदर्शित किया गया है, यह बता रहा है कि अगर छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, तो इससे बनने वाला जो वक्र यस आकारीय वक्र बनेगा। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यस आकार के शिक्षण वक्र में वर्धमान शिक्षण वक्र तथा ह्रास शिक्षण वक्र दोनों ही सन्निहित है, सम्मिलित होते हैं। यस आकारीय वक्र में आरंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी हो जाती है। प्रयास की संख्या में वृद्धि होने पर बीच में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। अतः एक वर्धमान शिक्षण वक्र के समान फिर अंत के प्रयासों में इस वक्र के अनुसार सीखने की गति धीमी हो जाती है, जो ह्रस्व शिक्षण वक्र की विशेषताओं के समान है। इस प्रकार से प्रस्तुत इस ग्राफ में जो संरचना का निरूपण हुआ है,
वो एस आकारीय वक्र को सूचित करता है। अब हम जो शिक्षण या सीखने के अधिगम वक्र के ये जो 4 प्रकार का अध्ययन किया है, क्या इनका शिक्षक या शिक्षण के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में कोई उपयोग है या नहीं है? तो शैक्षिक उपयोगिता या शैक्षिक निहितार्थ के संदर्भ में हम दृष्टिपात करना चाहेंगे। तो शैक्षिक उपयोगिता या शैक्षिक निहितार्थ सीखने के पथ प्रदर्शन के लिए सीखने के वक्रों का अत्यधिक महत्व है। हम वक्रों की इस उपयोगिता को, इनके महत्व को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा शिक्षण वक्रों का उपयोग हम सीखने में सामान्यतः प्रगति का क्या रूप है, विकास के क्या स्टेटस हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, जिसे हम अब जानने के लिए या समझने के लिए कर सकते हैं। किंतु यह याद रखना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि वक्र हमें इस बात का कोई विशेष सूचना या इंगित इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सूचित नहीं करता है कि सीखने का ढंग किस प्रकार का है या कैसा है। फिर भी अध्यापक के लिए इसका इतना महत्व या उपयोग है कि बालकों की प्रगति को इन वक्रों के द्वारा वह अवलोकन कर सकता है। साथ ही साथ बालक के विकास की समानताओं तथा असमानताओं को भी वो जान लेता है और प्रगति का संबंध भी उस सामग्री से मालूम कर लेता है जिसे वह प्रयोग में लाता है, उपयोग करता है। सेकंड पॉइंट होगा, अध्यापक को यह सूचना मिलती है कि यदि वह सीखने में उचित ढंगों का प्रयोग करते हैं या कर दे तो सीखने की सामग्री का उचित संगठन करे और बालकों को उचित उत्तेजक दे तो पठारों को कम किया जा सकता है या पठार बनने की जो स्थिति है उसमें थोड़ा कमी लाई जा सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह मुख्य रूप से आवश्यक होता है या जरूरी होता है कि त्रुटियों को या कमियों को आरंभ में ही दिया जाए, नहीं तो इनकी उपस्थिति से बालक की प्रगति रुक सकती है, अवरुद्ध हो सकती है, उनकी सीखने की मात्रा में कमी आ सकती है और बाद में उनको दूर होना ही प्रायः एक जटिल कार्य हो जाता है, अर्थात बहुत ही कठिन होता है। ये कमियां अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं। तो सीखने के वक्त इस प्रकार की त्रुटियों को रोकने में सहायक होते हैं। जब कभी पठार बनने लगते हैं तो अध्यापक सीखने की विधि का अवलोकन कर सकता है और बालकों को उस उचित विधि से कार्य करने की प्रेरणा, मोटिवेशन दे सकता है, जिससे उनकी त्रुटियों दूर हो जाएं और पठार न बने। इस प्रकार से हम उपर्युक्त विभिन्न बिंदुओं को विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीखने में जो अधिगम वक्र हैं इसका भी विशेष महत्व है और हमारे लिए इसको अवगत होना, समझना और जानना बहुत ही वांछनीय है, आवश्यक है। आज हम इस वीडियो में अधिगम वक्र के और उसकी उपयोगिता, इनके प्रकार के संदर्भ में अध्ययन किए हैं और नेक्स्ट की वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण इसी यूनिट से जो अधिगम का महत्वपूर्ण बिंदु और
बचा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।